बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम अपनी खबरें भी शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे और साथ ही साथ खबरें डिस्कस करेंगे, जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप ही लोगों से रिलेटेड ये खबरें होती हैं, आप ही लोग जो चाहते हैं वो हम डिस्कस करते हैं और फिर एक बार बात होगी आवाम की, आवाम से जुड़े मसाइल की। आवाम के लिए मसाइल ही मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, तो हम अपनी न्यूज़ की तरफ भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलामात क़यामत को बयान करते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलामात क़यामत में से एक ये भी अलामत है कि क़यामत का करीब दो चीज़ों का फ़ुक़दान होने लगेगा। अल्लाह की कसम, जो हुज़ूर ने ये इरशाद फरमाया, इस ज़माने के अंदर 100% ये दोनों अलामतें पाई जा रही हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उन दो चीज़ों में से एक चीज़ है माल हलाल का फ़ुक़दान, माल हलाल का फ़ुक़दान, और दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मुखलिस दोस्त का भी फ़ुक़दान होने लगेगा, अच्छा दोस्त भी नहीं मिलेगा। जब ये ज़माना आ जाए तो तुम उस वक्त क़यामत का इंतज़ार करना। ये दोनों अलामतें पाई जा रही हैं हमारे मुआशरे के अंदर। आज हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है, अच्छे दोस्तों का मिलना भी ख़त्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की और खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। ये थी जी आज की अच्छी बात जो कि आप लोगों के साथ शेयर की। अब बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली खबर क्या है आज की, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पेट्रोल के नर्ख बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आ गया। रिक्शा ड्राइवर्स चूल्हे उठाए सड़कों पर आ गए। पुलिस अफसरान का गैर जिम्मेदाराना रवैया, 10 पुलिस अफसरान एंटीरॉयड्स ट्रेनिंग से फरार। और कमिश्नर लाहौर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए सरगर्म। ये तो थी आज की हमारी खबरें, नई डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी। अकमल सुमरो साहब और अली रामे ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल चल है आपके? अच्छा जी, हम पहली खबर की तरफ तो चलेंगे, लेकिन एक एक कमेंट आपका चाहिए। क्या वाकई महंगाई है? सुमरो साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। वैसे ये तो मजाक कर रही हैं आप, मतलब, वाकई महंगाई है, मतलब मुझे पूछना है ना। देखिए ये हजारों लाखों करोड़ों अच्छा, लोगों, प्राइम मिनिस्टर साहब मजाक करते हैं तो ऑब्वियसली मजाक अच्छा। करते हैं ना। वो मजाक कर रहे हैं कौम के साथ, गुज़िश्ता 3 बरस से मजाक कर रहे हैं। आप भी वैसा ना करें। नहीं, मैंने तो पूछा है। नहीं, वाकई महंगाई का देखो, तो फिर आप वाकई तो ना कहें। आप कहें महंगाई है तो इससे कौन मुतासिर हो रहा है? आम आदमी मुतासिर हो रहा है, पब्लिक मुतासिर हो रही है। मुतासिर नहीं हो रही तो अशराफिया मुतासिर नहीं हो रही, क्योंकि इनके राशन शायद इनकी जेब से नहीं आते, इनको कोई स्पॉन्सर करता है, या इनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा हैं और इनके खाबे इतने ज़्यादा हैं कि इनको फिक्र नहीं होती तो कि मार्केट में क्या। नहीं, गुस्सा आपके सवाल महंगाई है। देखें, आपके सवाल पर गुस्सा बनता है। आप करें वाकई महंगाई है। तो लोग जो है वो मरने वाले हो गए हैं। आप लोगों की हालत जार देखिए, घरों के अंदर फाके शुरू हो गए हैं। घरों के अंदर बच्चों की दवाइयाँ लेने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। तीन वक्त तो दूर की बात, अब 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। अब ये दोबारा अगर आप कह रहे हैं मैंने मजाक में सवाल किया, तो मेरा वाकई ये सीरियस सवाल था। क्या वाकई महंगाई है अली रामे? वाकई महंगाई है। मुझे तो कल हैरानगी हुई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी फेसबुक के ऊपर पोस्ट शेयर की कि मैं अगले इलेक्शन की नहीं बल्कि आइंदा की नस्ल का सोच रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने बड़ा मज़ाहिया कमेंट किया हुआ है कि आइंदा आने वाले जो नस्लें हैं ना, उनको हम 92 के वर्ल्ड कप की झलकियाँ दिखाएंगे नहीं, 92 के वर्ल्ड कप की झलकियों से दूर रखेंगे। और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जो मौजूदा नस्ल है उनका क्या नुकसान है, उन्होंने आपका क्या कसूर किया कि जो महंगाई की इतनी ज़्यादा महंगाई आपने कर दी। अकमल सुमर की बात से स्टैंड करता हूँ कि लोग फाके करने पर मजबूर है। सही कहा आपने।
3 वक्त की रोटी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है। और पेट्रोल माफिया ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, जो लोग समनियाँ भेजते हैं, इनकी जेबों से तो पेट्रोल जाता नहीं है। ये तो आवाम के टैक्सों से पैसे से पेट्रोल डलवाते हैं। इन्हें क्या इस चीज़ का असर होना? असर तो हम लोगों के ऊपर पड़ता है, आम जनता के ऊपर पड़ता है। और आज की हमारी जो खबर है कि महंगाई का तूफान और रिक्शा ड्राइवर जो चूल्हे लेके बाहर निकलेंगे, अभी आप देखिएगा ये ट्रांसपोर्टर्स भी बाहर निकलेंगे, बस किराया बढ़ेगा। अच्छा जी, इनसे तो हमने पूछ लिया कि महंगाई है, अब चलते हैं आम आवाम क्या कहती है। क्या वाकई महंगाई है आवाम के लिए भी? और अगर आवाम के लिए महंगाई है तो फिर ये जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो बार बार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है, पूरी दुनिया के लिहाज से तो हम अभी पेट्रोल महंगा ही नहीं हुआ। तो कुछ आवाम के तासुरात जानते हैं, फिर आते हैं अपनी खबर की तरफ। जी दिखाइएगा। महीनों में इन्होंने इतना पेट्रोल महंगा कर दिया कि गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। और तनख्वाहदार बंदा तो बिल्कुल पिसा हुआ है इसमें, बच्चों की फीसें और उसके बाद टैक्स जो पड़ते हैं, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जितनी इसने महंगाई कर दी, जो तूफान इसने बर्पा कर दी, बस वो ये बस बहुत महंगा है, ये आए दिन बढ़ रहा है। ये बहुत एक मुश्किल सी बात हमारे लिए हो रही है। ये उम्मीद ही नहीं होती, पता ही नहीं था। अब इधर आके पता चला कि पेट्रोल महंगा हो गया। पहले को 2-4 महीने गुजर जाते, 6 माह के बाद होता था, अब हर 15 दिन के बाद महंगा हो रहा है। कोई पुलिस ही नहीं, बताते कुछ है करते कुछ है। मुश्किलात बहुत है, इस तरह आमदन भी आदमी की बढ़नी चाहिए ना। इसी तरीके से आमदन तो बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ठीक है, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। जी, तो ये थे जी आम आवाम के तासुरात। पेट्रोल महंगा होता है तो महंगाई की एक नई लहर आ जाती है। पेट्रोल सस्ता हो तो अशिया उस तरह से सस्ती नहीं होती। ये अब क्या मंतक है, ये समझ नहीं आती। अलबत्ता अभी तो हम महंगाई की बात कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि उनको पता ही नहीं पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, पेट्रोल पंप पर आए तो पता चला। जी सुमरू साहब, अब गुस्सा निकालें। देखिए, गुस्से की बात नहीं है, हमें पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल हिस्ट्री को समझना चाहिए। मुझे मंतक बता दें, किस मंतक के तहत बार बार ये इजाफा करते हैं? ये मैं आपको बुनियादी वजह बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त जो पूरी मईशत है उस पे बराह रास्त जो गिरफ्त है वो IMF और वर्ल्ड बैंक की है। वो इसलिए है कि वो आपको बेल आउट पैकेजेस दे रहे हैं। जब वो आपको बेल आउट पैकेजेस दे रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, तो जिसके पैसे होंगे मर्जी उसकी यानी होगी। ये एक पपेट शो क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, ये ऑब्वियस बात, इसकी हिस्ट्री है, ये पहली दफा नहीं हुआ। अब मौजूदा आयत में 2 इश्यूज हैं। नंबर 1, IMF ने जो इस दफा का बेल आउट पैकेज प्लान दिया है, उसके तहत उन्होंने बहुत सख्त शराइत रखी। उन शराइत पर अगर ये अमल दरामद नहीं करेंगे तो पीछे से पैसे रुक जाएंगे। इनको सबसे बड़ा मसला ये है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान एक सारिफ मुल्क है, आप एक कंज्यूमर स्टेट हैं। यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं होती, यहाँ पर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं हैं। आपके मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट्स हैं तो वो सिर्फ 2-3 शोबों में हैं। वो खेल के अंदर है, वो आपके टेक्सटाइल के अंदर है, बाकी आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा है। अब आप का जो दूसरा अहम तरीन जब सारिफ मुल्क है तो आप चीजें इंपोर्ट करते हैं। आप जब चीजें इंपोर्ट करते हैं तो आपको पैसे क्या चाहिए? डॉलर की कीमत बढ़ गई। डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, वो कुछ दिनों के लिए रुकती है, फिर उसमें इजाफा हो जाता है। अच्छा, आपके जो इंपोर्ट्स की कॉस्ट है वो बढ़ेगी। अच्छा, एक पहलू ये। दूसरा क्या होता है? दूसरा माज क्या है कि आप पेट्रोल के ऊपर जो हुकूमत सब्सिडी देती रही है, उस सब्सिडी पर ना सिर्फ कमी की जा रही है बल्कि पेट्रोल की कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट के साथ अलाइन किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जब आप उसको इंटरनेशनल मार्केट के साथ अलाइन कर रहे हैं तो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। अब जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो मकामी सतह पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है एक शहर से दूसरे शहर या विद इन मेगा सिटीज, तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है। जब उसकी कॉस्ट बढ़ती है तो अल्टीमेट जो एंड प्रोडक्ट है उसकी कीमत में इजाफा होता है। अब हुकूमत को क्या करना चाहिए इस पूरे अमल के दौरान? हुकूमत को या वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वज़रा को टेलीविजन पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस देके बड़े बड़े भाषण नहीं देने चाहिए। ये भाषण जो है ना, आपने अगर देने हैं तो अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के दिया करें, पब्लिक को भाषण न दिया करें। आपके करने का काम क्या है कि आप मुल्क के अंदर एक सनती बुनियादें जब तक नहीं रखेंगे, यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल प्रोडक्शन नहीं होगी, जब तक आप इंपोर्ट्स के बैलेंस को कम नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी इकोनॉमी के ऊपर यह दबाव खत्म नहीं होगा। दूसरी बात, आप जब IMF के पास जाएंगे उस वक्त जो है आपकी मुल्क, आपकी रियासत
गिरवी रखी जाती रहेगी और इससे निकलने का हल सिर्फ तो यही है कि आप बार-बार IMF के पास जाके आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी हुई है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में पहली दफा एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है जी, पाकिस्तान की भी कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ओके है। आप उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कह रहे हैं कि इक्तिसादियात जो है वो बैकबोन है, तो इक्तिसादियात बैकबोन है तो इक्तिसादी हालात क्या है, इक्तिसादी मशीनरी कैसे चलेगी? आपकी इक्तिसादी मशीनरी चलाने के लिए आपको यहाँ जब तक लोकल सतह पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी आप इंपोर्ट से बाज नहीं आएंगे। और जो गैर पैदावारी इंपोर्ट्स हैं जो आपकी मकामी सतह पर होनी चाहिए थी प्रोडक्शन, वो आप नहीं कर पा रहे, उनकी इंपोर्ट्स पे भी आप डॉलर देते हैं, आपकी इकोनॉमी कैसे बैलेंस हो सकती है? अच्छा जी, हमने ये तो सारी क्या इश्यूज हैं, क्या असल में हकीकत है, सोमरू साहब ने समझा दिया। मान लिया पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, आपका जवाब, आपकी मंतक बिल्कुल ठीक है। ये आटा चीनी महंगा होना क्या है? चीनी हर रोज ही गायब है, चीनी की हर रोज कीमत में इजाफा हो रहा है। क्या कहेंगे अली राम में? अब ये तो हमारे यहाँ अपने यहाँ ही बना रहे ना, रिकॉर्ड दावे कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी नहीं है। सोमरू साहब ने बात की कि पेट्रोल महंगा हुआ, IMF की पॉलिसी है, IMF के पास जाना पड़ेगा। अब ये जो सिर्फ 2 रुपये बढ़े ना पेट्रोल के, आपके 3 रुपये जितने पैसे बढ़े, अब इससे देखना कि आपकी चीनी पे कितना असर पड़ता है, आपके आटे के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है, और आपकी जो चीज़ें मार्केट में जो आम अशिया खरोश हैं उस पर खुद साख्ता महंगाई देखना कैसे बढ़ती है। इधर से 3 रुपये बढ़ाते हैं, उधर से 5-5, 10-10 रुपये बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आपकी पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, गुड ट्रांसपोर्ट बढ़ती है, हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाती है इसमें। तो आटा देखिएगा, आटा आने वाले दिनों में आपका हाल क्या होते हैं। और चीनी का देखिएगा, चीनी के अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी जो TCB को पैसे हैं वो तक नहीं दिए, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, और पैसे लेने के लिए IMF के पास जाते हैं। जब IMF से पैसा लेके वो पैसे देंगे तो उसके बाद आप सूरत हाल देख लीजिएगा क्या होगा। चीनी के हालात बहुत बुरे होने वाले हैं, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं। एहतजाज जो है वो क्या बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, हर बंदे का एहतजाज है, हम खुद एहतजाज कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। इन्होंने सूरत हाल कर दी है। आप कभी सोशल मीडिया पे देखें लोग इनके साथ कर क्या रहे हैं। इस एहतजाज में आम आदमी की तारीफ ये नहीं है कि जो मजदूर तबका है, इस एहतजाज में आम आदमी के अंदर वो मिडिल क्लास पूरी की पूरी शामिल है जो कम से कम थोड़े बहुत पैसे माहाना बुनियादों पर कमाती है, लेकिन उससे भी उनका घर नहीं चल रहा। तो माजी में क्या होता रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमतें क्या करती रही हैं? वो हुकूमत पॉलिटिशियन से नहीं चलाते थे। शहबाज शरीफ पंजाब में हुकूमत ब्यूरोक्रेसी से चलाते थे और वुजरा को तो वैसे करीब नहीं फटकने देते थे। अच्छा, जब वो ब्यूरोक्रेसी से हुकूमत चलाते थे तो ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम के ऊपर उन्होंने गिरफ्त पैदा कर दी। ब्यूरोक्रेट्स को पता था हमसे सवाल जवाब होगा। मौजूदा हुकूमत ने क्या कहा कि हम ब्यूरोक्रेसी पर एतमाद नहीं करेंगे, हम ब्यूरोक्रेसी से हुकूमत नहीं चलवाएंगे। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी की जो स्ट्रक्चरल उसकी आइडेंटिटी है वो यही है कि उनके पास इख्तियारात हो, उनसे कोई पूछे ना। आपने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हाथ नहीं रखा, हाथ उठा लिया है, ये इंतजामी फेलियर है, मैनेजमेंट फेलियर है ना। महंगाई बढ़ रही है तो इसके ऊपर क्या एक वजीर ने जाके, वजीर के पास तो इख्तियार ही नहीं होता, वो क्या करेगा? वो ज्यादा अपने अच्छा, मुझे खबर वाइंड अप करने का बार-बार कहा जा रहा है, महंगाई है, वाकई है, हम समझ भी चुके हैं, डिटेल में हमारे रिपोर्टर्स ने हमें बता भी दिया। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, हम मुतासिरीन में शामिल हैं, हम कह रहे हैं महंगाई है, सोशल मीडिया पर लोग जो है वो हर रोज पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि जी जीना मुहाल हो गया। इस महंगाई पे अवाम निकल के बाहर क्यों नहीं आ रही? अब मुझे इसका जवाब चाहिए, फिर मुझे वाइंड अप करना। इसमें एक बुनियादी वजह है, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के अंदर कोई तहरीक बर्पा करें, क्योंकि जब मुल्क के अंदर तहरीकें बर्पा होती हैं तो उस वक्त लीडरशिप को फ्रंट फुट पे आना पड़ता है, और लीडरशिप को मकामी सतह पर और कौमी सतह पर उसकी रूट्स नीचे होनी चाहिए, तब वो तहरीक बर्पा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की मौजूदा तमाम बड़ी सियासी जमातों की पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कितनी है? क्या ये स्टेटमेंट दे देना? देखना आगे लॉन्ग मार्च आ रहा है ना, लॉन्ग मार्च में देखते हैं लोग कितनी शिरकत करते हैं। लॉन्ग मार्च के दावे हमने पहले भी सुने हैं, ये सब मफादात के लिए है। अब निकल आएगा, पता चल जाएगा कि अवाम कितना साथ देती है। अब जो अगर अवाम को तकलीफ है अवाम साथ निकलेगी, अगर अवाम को तकलीफ नहीं है तो अवाम साथ नहीं निकलेगी। ऑपोजिशन को साथ निकलना होगा ना। अवाम का नहीं, अवाम की तकलीफ का मसला नहीं है, पब्लिक किस पे ट्रस्ट करे। देखिए, पब्लिक किस पे ट्रस्ट करे? जिस लीडरशिप के ऊपर पब्लिक ट्रस्ट करती है वो लीडरशिप बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत डील्स कर लेती है, और पब्लिक जो है वो मुंह देखती रह जाती है। उसको कहते हैं ओके अल्लाह हाफिज, आप जाएं, हम नए शेड्यूल का ऐलान बाद में करेंगे। पिछले लॉन्ग मार्च में क्या हुआ? तो आइंदा इलेक्शन में पब्लिक किसी को वोट ना दे, फिर आइंदा इलेक्शन में वोट किसी को ना दे। फिर असल में बुनियादी मसला जो है ना वो ये है, हमें शहरियों को सियासी शऊर देना चाहिए।
सियासी शऊर ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं आता। देखिए सियासी शऊर का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के पोस्ट लिखी जाए, आप सोशल मीडिया के ऊपर इमेज शेयर करें, ये सियासी शऊर नहीं है। सियासी शऊर का बुनियादी तकाजा ये है कि आप पॉलिटिकली किस तरह से एक्टिव होंगे। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। अवाम में सियासी शऊर की आप बात करें, मैं तो अवाम का शऊर देख देख के परेशान होती हूँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे। सुमरू साहब ने कह दिया कि अवाम को सियासी शऊर नहीं है, तो वो अवाम जो कि धरनों में बाहर निकलती है, जो कि पीडीएम के साथ बाहर निकलती थी, क्या वो बगैर सियासी शऊर के थी? सुमरू साहब देखिए दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं, आप दो चीज़ों को मिक्स ना करें। एक वो है जो जमहूरी प्रोसेस के अंदर वोट डालता है, वो है वोटर, ठीक है। एक वो है जो वोटर है लेकिन जमहूरी प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं लेता, वो आदम एतमाद का इजहार करता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल जो लोग कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन में खड़े होते हैं, ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जिस सियासी शऊर की मैं बात कर रहा हूँ वो सियासी शऊर बिरयानी की एक प्लेट का मोहताज है सिर्फ। अच्छा। वो सियासी शऊर ज़्यादा से ज़्यादा थाने में दर्ज होने वाली एफआईआर को खारिज करने का मोहताज है, इससे ज़्यादा उस सियासी शऊर की हैसियत नहीं है। या वो सियासी शऊर ज़्यादा उसकी थोड़ी सी और छलांग लगा लें तो उस सियासी शऊर की मोहताजी सिर्फ ये है कि उस घर के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर कितने लोगों को सरकारी नौकरियों में ज़बरदस्ती दाखिल किया गया, इससे ज़्यादा सियासी शऊर नहीं है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस को जब हॉल्ट किया जाता है तो वो पब्लिक की वजह से नहीं होता, वो इन वोटर्स की वजह से भी नहीं होता, वो नॉन जो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं है तो उनकी वजह से भी नहीं होता, वो हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से होता है। क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप जब बैकडोर पॉलिसी के तहत नेगोशिएशन करती है वो पब्लिक को नहीं बताती, कभी भी नहीं बताती। आप 2018 के बाद होने वाले जितने मुजाहरे, जितने एहतजाज, मुझे बताइए क्या ये इस वक्त जो मुल्क के अंदर महंगाई की हालत है, क्या पॉलिटिकल लीडरशिप के बाद इससे बड़ा अच्छा मौका और को नहीं हो सकता? क्यों नहीं कर रहे वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनकी नजर 2023 पर है कि 2023 की जोड़ तोड़ कैसे करनी है। 2023 के अंदर हमने तो क्या 2023 की जोड़ तोड़ के लिए महंगाई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं? तो यही तो मैं बात कर रहा हूं ना कि वो दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। पब्लिक को उनके साथ कोई सरोकार नहीं है। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल शऊर का तकाजा ये है। सुमरू साहब, पब्लिक से क्यों नहीं लेना देना? पब्लिक ने वोट नहीं देना। पब्लिक से लेना देना होता तो ये अब सड़कों पे होते। नहीं, पब्लिक से लेना देना होता एहतजाज नहीं करते। वोट किसने देना? जिसने वोट देना वो वोट देता है। आपके वोट की मियां नवाज शरीफ किस चीज के लिए बात करते हैं? वोट को इज्जत हो। सियासी शऊर किस बात का देना है जब आपका वोट ही आगे नहीं, पता नहीं कहाँ पे निकलना कहाँ पे नहीं निकलना? इस चीज की सियासी शऊर की बात कर रहे हैं आप लोग। यही बात कर रहा हूँ ना मैं कि सियासी शऊर का क्या हमारे यहाँ इलेक्शन कैंपेन के अंदर या इलेक्शन के दिनों के अंदर उम्मीदवारों के ऊपर ये सवालात उठाने का आवाम को, जमहूर को, उस हल्के की आवाम को यह हक हासिल होता है कि वो इसको टिकट दिया, हम इसकी मुखालफत करते हैं? क्या जब टिकटें तकसीम की जाती हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप पब्लिक से मुशावरत करके टिकटें तकसीम करती है? मुझे बताइए ना, जो पिछले 4 दहाइयों से जो लोग मुस्तकिल तौर पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन लड़के सूबाई असेंबली और नेशनल असेंबली का हिस्सा बनते हैं, उनको टिकट कौन देता है? सियासी शऊर नहीं है, आएगा कैसे सियासी शऊर? सियासी शऊर इसी तरह आएगा कि आप सबसे पहले जो बुनियादी चीज है वो इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, सिस्टम ऑपरेट कैसे कर रहा है, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है क्या वो सियासी है? अगर पॉलिटिकल लीडरशिप सियासी होगी ना तो वो पॉलिटिकल डिसीजन करेगी, अगर वो डेमोक्रेटिक डिसीजन करेगी। अगर वो सियासी नहीं है, गैर सियासी है और अपेरेंटली सियासी है, सियासी शऊर, सुमरू साहब सियासी शऊर बहुत है। किसी भी चौराहे पे जाके बैठ जाएं, हर बंदे को पता है कैसे कौन है, कौन कैसे है, किस तरह माइनस प्लस किया जा रहा है। बहुत ज्यादा सियासी शऊर है। बात लीडरशिप की, लीडरशिप ले आगे कुछ चलेगा कौन इनको? अब मसला ये है कि महंगाई का, अगर ओपोजिशन बात कर रही है ना 2023 की, तो ओपोजिशन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर IMF की यही पॉलिसी रही ना तो अवाम एक बात अपने जहन में रख ले कि IMF हमारे ऊपर एक बिठा के रख दिए बंदों ने, अब वो IMF रहेगा तो ये महंगाई बढ़ेगी क्योंकि हम उसके मोहताज हैं। बिल्कुल। अब अना ने 20 रुपए अगर किसी से कर्ज लिया, अना का खर्चा जो है वो 10 रुपए है, और 10 रुपए वो कैसे पूरे करेगी? वो IMF के पास जाएगी। IMF को पैसे भी वापस करने, उसका पे सूद पड़ेगा, सूद वापस करने के लिए आपका मजीद कर्जा बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अना तो मखलूज होगी ना। खबर भी तो उसके साथ लिंक कर देना। एक तरफ IMF से कर्जे लेते हैं, दूसरी तरफ 2 कमरे के दफ्तर के ऊपर 4 करोड़ रुपए वज़ीर आला 4 करोड़ वज़ीर आला साहब खर्च कर रहे हैं, और शहर की सड़कों के ऊपर रंग रोगन करने के लिए कहते हैं 24 करोड़ रुपए इस पे खर्च कर दें। तो दूसरी तरफ ये हालात भी हैं। बिल्कुल। तो मैं यही बात कर रहा हूँ
कि आपके मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उनको कोरिलेट करके समझना बहुत जरूरी है। हाँ। उससे सियासी अच्छा जी, शऊर मेरे पैदा ख्याल होगा। से फवाद चौधरी साहब मसाइल बहुत अच्छी तरह से समझ गए, जिन्होंने सारा मसला उतार के नवाज शरीफ के सर पे डाल दिया। वाइंड अप करना है मैंने खबर को, मुझे सिर्फ बता दें क्या वाकई ये महंगाई सारी नवाज शरीफ की वजह से है? हाँ, उनकी वजह से, क्योंकि वो हार गए। वो हारने के बाद अब इनकी हुकूमत आ गई तो वो बस, क्योंकि अब हुकूमत के पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। ये अच्छा वो था ना एक बहाना कि आप अपने गले से उतारें और सारा कुछ। खैर ये तो पहले दिन से ही हो रहा है, हर चीज गुज़श्ता हुकूमत पर डाली जा रही है, लेकिन वक्त ऐसे नहीं गुजरेगा। अब जी आवाम के कटहरे में आना है, आवाम से वोट मांगने जाने हैं, क्या तब भी आवाम नहीं बोलेंगे? क्या तब भी सियासी शऊर आवाम का नहीं इनको नजर आएगा? देख लीजिएगा, मैं इस पर कोई दावा नहीं करता, देख लीजिएगा अगले साल क्या होता है। अगर तो वही उम्मीदवार होंगे, वही कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, वही इलेक्शन कैंपेन होगी, वही बिरयानी की देखें चलेंगी, वही वोट खरीदने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। बिरयानी पर आई जा रहे हैं, मैं इसलिए बिरयानी पर आ रहा हूँ, ये लालच देते हैं कौम को। ये उससे ऊपर उठ के सोचते ही नहीं है, इनकी सोच इससे ऊपर उठती नहीं है। अब सस्ती नहीं बनेगी, महंगाई जितनी हो गई है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हर दौर में हमने देखा, कभी ब्यूटिफिकेशन के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, कभी सोना लाहौर मुहिम चलाई जाती है, पता नहीं किस किस नाम से मुहिम चलाई जाती है शहर को खूबसूरत बनाने के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि शहर खूबसूरत बना भी या नहीं। किसी भी दौर में चंद शाहराहों के अलावा जिन्हें आपने नाम नेहाद मॉडल शाहराहें करार दे दिया, आज इन्हीं मॉडल शाहराहों पर आपको पैचवर्क की भी ज़रूरत है। आपको ना सिर्फ ब्यूटिफिकेशन की, आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जा बजा तारें आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिर्फ जब भी कोई मुहिम शुरू की जाए तो यही घूम फिर के चार शाहराहें क्यों? क्या बाकी लाहौर का हिस्सा नहीं है? और फिर अगर आप कमिश्नर साहब इसके लिए मुतहरिक हुए हैं, सोना लाहौर मुहिम, ब्यूटिफिकेशन मुहिम, शहर को खूबसूरत बनाना, इस शहर की क्या सिर्फ शहर में चार शाहराहें हैं? अली रामे में आपसे आगाज़ करें। देखें, जो प्लान बनाया गया था इसमें एलडीए भी शामिल है। एलडीए ने 22 अरब रुपए का एक रोड स्ट्रक्चर प्लान बनाया था, जिसके तहत आपके मुख्तलिफ अंडरपासेस बन रहे हैं। क्रीम ब्लॉक में जो अंडरपास बनाया जाएगा तो वो एक अलग है। ये जो सोना प्रोजेक्ट है इसमें सिर्फ ये चार शहराई नहीं और भी चीज़ें शामिल होंगी इसमें। तो सबसे पहले आपको सोमू का याद होगा, पर काम होते देखा है। आप जेल रोड ले लें, आप वहाँ पे भी काम किस टाइप का होगा कि आपने साइड पे जो उसका रफ टाइल्स होती हैं उन पे पेंट करना होता है, आपने लेन मार्किंग करनी होती है, सिर्फ ये चीज़ है। गंद आपको वैसे नजर आएगा, वो गंद नहीं उठाएंगे। वही तो कह रही हूँ ना कि सिर्फ जो चीज़ उठाने वाली है वो नहीं उठाएंगे, गंद पहले उठाए। जो सफाई करने वाली है वो सफाई करें, ताकि वो जो पेंटिंग है उस पर असर ना पड़े। खूबसूरत शहर बनाने के लिए वक्त बहुत कम है। सोमरू साहब सिर्फ वही चीज़ उठाते हैं जो उठानी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि लाहौर शहर के अंदर जो है आप उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं जो हेरिटेज साइट्स होती हैं, उसके गिरदो नवाह की जो साइट्स होती हैं। आपका ये कल्चरल सिटी है, हेरिटेज तो सारा शहर है, वहाँ तो मैंने कभी कुछ नहीं वहाँ पर आप जाएं, रेलवे स्टेशन से शुरू हो और चिंगची के शोर, धुएं, देखे आपने रेलवे स्टेशन और सड़कों की हालत, अंदरून लाहौर के अंदर आप चले जाएं, वहाँ पर बाज़ारों की हालत, वहाँ पे सड़कों की हालत, उनके दरवाज़ों के बाहर की हालत, जो हेरिटेज साइट्स है ना। आप शालामार गार्डन चलने करने पर पाबंदी होगी। मुझे बता, बस स्टॉप बस स्टॉप्स के ऊपर जो है वो इश्तिहार लगने हैं, उससे शहर की खूबसूरती होगी। शहर की खूबसूरती का ताल्लुक सिर्फ सड़क नहीं है, सड़कें नहीं कोई देखने आता। मुझे बताइए, पूरी दुनिया के अंदर से जो सयाहत है वो सड़कें देखने आते हैं, यहाँ पे पुल देखने आते हैं, पुल्स देखने आते हैं, अंडरपास देखने, उन्होंने हेरिटेज साइट्स देखनी है। हेरिटेज साइट्स तो चाहिए ना, रोड भी साफ सुथरा होगा ना। तो वो तो बुनियादी जरूरत है। अब वो रोड ही टूट का शिकार हो तो फिर घूम फिर के मॉल रोड को खूबसूरत बना दे तो शहर खूबसूरत है। हाँ जी, बस उनके नजदीक मॉल रोड शहर है, नजदीक जेल रोड शहर है, मेन बुलेवार्ड शहर है, बाबू बस ये शहर। आप कोट लखपत आ जाएं, इनके खुद कोट लखपत आ जाएं, कोट लखपत से इधर आगे टाउनशिप के अंदर सड़कों पे चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा आपको शहर कितना खूबसूरत है, नजर आ जाएगा। कमिश्नर साहब इसके लिए मुतहरिक हुए हैं तो देखिए शहर कितना खूबसूरत होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद शो में हम दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और अभी इत्तेफाक हुआ बाहर मौसम देखने का, तो बाहर तो बादल नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जी शहर में बारिश होगी, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा नज़र आ रहा है। तो मौसम आज कैसा होगा ये जानते हैं टुडेज वेदर में। कोमल की तरफ चलेंगे। कोमल, बताइए मौसम कैसा है, क्या कोई बारिश की भी प्रेडिक्शन है? सर्दी की शिद्दत में तो अच्छा खासा इजाफा लग रहा है।
जी बिल्कुल, अना बागों के शहर में आज जो है वो फॉग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका अंदाज़ा आप मेरे पीछे जो है वो बढ़ती हुई फॉग की वजह से हद निगाह जो है महदूद होकर रह गई है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो फॉग बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त जो है स्मॉग में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ओवरऑल लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी 202 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात है जैसे कि कोट लखपत है, मॉडल टाउन है और एम्प्रेस रोड है, फेज़ 8 DH है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इन मकामात में किया जा रहा है जो कि आलूदा तरीन मकाम की फहरिस्त में है। और शहरियों को इसलिए हिदायत की जा रही है कि विदाउट मास्क घरों से निकलने से गुरेज किया जाए। और शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। आसमान जो है वो सफ़ेद चादर की लपेट में है। यूँ लग रहा है कि आज हर तरफ जो है वो सफ़ेदी छाई हुई है, लेकिन ये फॉग और स्मोग है जिसकी वजह से मौसम मुतासिर तो हो रहा है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और बाहर का इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासब जो है वो 90% है और हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि दोपहर के औकात में मज़ीद सर्दी बढ़ेगी, ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो मज़ीद बढ़ेगा जिसके बायस जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के हवाले से भी कोई इम्कान नहीं है और आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 60 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। शहरी जो है इस सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए गर्म मलबूसात यानी कि जैकेट्स, टोपियाँ और ग्लव्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि सर्दी की शिद्दत से ख़ुद को महफूज रख सकें। ठीक है जी। और कोमल, आपको भी सर्दी की शिद्दत से बचने की ज़रूरत है क्योंकि सर्दी अच्छी खासी है और जिस तरह से आप बाहर आउटडोर मौजूद थी, बीपर दे रही थी, तो बहुत ज़रूरी है जी सर्दी की शिद्दत से सभी लोग महफूज रहें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आपके पास सीज़न के लिहाज से ड्राई फ्रूट भी मौजूद होते हैं, सूप वगैरह की ऑप्शन भी है, तो सर्दी की शिद्दत से आप महफूज रह सकते हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए। जी तो नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। मौसम के बाद हम प्रोग्राम के हिस्से में बात करने वाले हैं हमेशा से उन लोगों को हम आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, उन इदारों के बारे में आपको बताते रहते हैं जो कि दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए पेश रहते हैं, क्योंकि ये लोग खिराज तहसीन के मुस्तहिक होते हैं। मोटिवेशन चाहिए होती है और साथ ही साथ ऐसे लोगों की खिदमात भी इन्हें चाहिए होती हैं जो कि इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं। हम हमेशा से इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने दुखी बहन भाइयों की खिदमत के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें हम मुखय्यर हजरात का नाम देते हैं। ये वो मुखय्यर हजरात हैं जो कि मुख्तलिफ इदारों के साथ, मुख्तलिफ अस्पतालों के साथ जो कि दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनका साथ देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडस हस्पताल के हवाले से जो कि सेहत सहूलियात जो है दुखी इंसानियत को फराहम कर रहा है। तो कितना बड़ा चैलेंज है दुखी इंसानियत को, और वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जो महंगे इलाज की सकत नहीं रखते। इस कदर महंगाई में बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार तो हैं लेकिन महंगे इलाज की सकत नहीं रखते। ऐसे में इस तरह के दायरे, इस तरह के मुखय्यर हजरात जिनको खिराज तहसीन पेश करना बहुत ज़रूरी है, जिनकी खिदमात का एतराफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक इदारा है जी इंडस हॉस्पिटल जो कि इलाज की सहूलियात फराहम कर रहा है। तो कितना बड़ा चैलेंज है मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम करना। इंडस हॉस्पिटल में कितनी कैपेसिटी है, क्या इलाज मुआलजे की वहाँ पर सूरत हाल है। अगर कोई लोग मुखय्यर हजरात इंडस अस्पताल से रब्ता करना चाहें, अपने ज़कात और अतियात यहाँ देना चाहें, किस तरह से रब्ता कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी। फैज़ान राना साहब ने ज्वाइन किया है, मैनेजर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट हैं जी। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या हाल चले आप? अल्लाह की शुक्र जी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैंने कहा कि इस तरह के इदारों को, इस तरह के लोगों को इंट्रोड्यूस कराना, उनको खिराज तहसीन पेश करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कितना बड़ा चैलेंज था, स्टार्ट कब से किया और सारा बैकग्राउंड क्या है? देखिए, इंडस हॉस्पिटल की हिस्ट्री ऑलमोस्ट 14 साल पीछे 2007 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब जो हैं, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ये उन्होंने स्टार्ट किया था। उस वक्त 150 बेड से हमने ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, जो कि अब 300 बेड्स के ऊपर आ चुका है। अब 14 इयर्स डाउन द लाइन ये एक इवॉल्व हो चुका है एक हेल्थ नेटवर्क के अंदर। हम लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 12 हॉस्पिटल्स को चला रहे हैं। तकरीबन हम लोग 52 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे मोबाइल क्लिनिक्स, कंटेनर क्लिनिक्स
और प्लस इसके अलावा फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और ब्लड सेंटर्स काम कर रहे हैं। लाहौर के अंदर अभी रिसेंटली 2018 के अंदर जुबली टाउन के अंदर 600 बेड हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था, जो कि अब इस वक्त तकमील उसकी मुकम्मल हो चुकी है तकरीबन। हम लोग इस महीने के एंड पे 100 बेड्स उसके लॉन्च करने जा रहे हैं, और जो कराची वाली फैसिलिटी थी वो इंशाल्लाह हम लोग 1300 प्लस बेड्स पे लेके जा रहे हैं। सही। उसकी इमारत कंप्लीट हो चुकी है और उसकी जौन सी अंदर से फिनिशिंग वर्क वगैरह है वो सारा सिलसिला चल रहा है। हमारी सबसे तमाम हमारे जो डोनर फ्रेटर्निटी है उनसे दरख्वास्त है कि अपनी जितनी वो एहतियात और सदक़ात हमें दे सकते हैं वो उतनी ही जल्दी वो प्रोजेक्ट आएगा, मंजर आम पर आएगा और लोगों की खिदमत मज़ीद हो सकेगी उसके अंदर इंशाल्लाह। और मकसद है जी लोगों की खिदमत करना। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि मुफ्त इलाज करवाना चाहते हैं। ठीक हो गया। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, मुफ्त इलाज कराना है जिन लोगों ने, उनके लिए क्या प्रोटोकॉल रखे गए हैं? कोई किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं है जी। ठीक है। एवरी सिंगल पर्सन जो हमारे हॉस्पिटल में वॉक इन करेगा उनकी जो इलाज मुआवजा है वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हम लोग बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के कि कौन पे कर सकता है कौन नहीं पे कर सकता, हम सबको मुफ्त इलाज मुहैया करते हैं। आप जब इंडस हॉस्पिटल में आते हैं आइदर आप एडमिशन लें या कंसल्टेंसी के लिए आएँ, दोनों सूरतों में एक फ़ाइनेंशियल असेसमेंट हमारी की जाती है जिसमें आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन का अंदाज़ा लगाया जाता है। हम लोग दो तरह के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, एक डोनेशन अकाउंट होता है और एक ज़कात अकाउंट होता है। जो हज़रात ज़कात एलिजिबल होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 70% होता है टोटल मरीज़ों के जो हमारे पास आ रहे होते हैं, उनका इलाज हम ज़कात अपने फ़ंड से करते हैं। और जो लोग ज़कात एलिजिबल नहीं होते उनको हम डोनेशन अकाउंट से करते हैं, ट्रीट करते हैं। इसलिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो भी वॉक इन करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज होगा। तमाम टेस्ट, तमाम सर्जरीज़, तमाम मेडिसिन इन हॉस्पिटल उनको सप्लाई होंगी। कभी किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि आप बाहर से ये दवाई ले आएँ। जज़ाकल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। अच्छा जी, जिस तरह से मैं हॉस्पिटल देख रही हूँ, स्टेट ऑफ द आर्ट है, हर फैसिलिटी फराहम की गई है। सफाई सुथराई के हवाले से अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल में इंतज़ामात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। क्या तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? हर तरह का यूनिट, हर तरह की बीमारी का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में मशीनरी वगैरह मौजूद है? ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप इसको ये कंसिडर ना करें कि ये हमारे कोई रवायती हस्पतालों की तरह है। इसकी सफाई सुथराई, आप अगर कभी जो भी हज़रात तशरीफ़ लाते हैं वो तो ये जानते हैं, हर वक्त सफाई वगैरह के ऊपर ख़ास हमारा तवज्जो होती है और हाइजीनिक सिचुएशन को कभी भी ख़राब नहीं होने दिया जाता। जो बिल्डिंग लाहौर वाली अभी जो बनी है और जो कराची की बन रही है, ये दोनों स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स हैं। इसके अंदर तमाम वो लेटेस्ट जौन सी फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं जो किसी भी एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर आपको चाहिए होती हैं। तो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से और सफाई सुथराई हमारी मुकम्मल अप टू द मार्क होती है। किसी हॉस्पिटल से हम पीछे नहीं हैं। सही। तो जी, ये तो चीज़ें हम आपको दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरह से सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाता है। मरीज़ों की केयर, आपके अमले के बारे में मैं जानना चाहूँगी। ज़्यादा क्लोज तो आपके नर्सेज वगैरह ही होती हैं ना, तो उनकी ट्रेनिंग किस तरह से उन्होंने मरीज़ों के साथ जो है वो बिहेव करना है, केयर करनी है? हमारा इस वक्त एक कराची के अंदर यूनिवर्सिटी भी चल रही है, स्कूल ऑफ नर्सिंग भी चल रहा है और तमाम तर स्टाफ जो हमारे पास ऑन बोर्ड आता है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह के लिए हमारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। किसी भी हमारे जो प्रोफेशनल स्टाफ है, पैरामेडिक स्टाफ है, उनको ख़ास तौर पे ये हिदायत दी जाती है कि आपने किसी मरीज़ के साथ किसी सूरत में मिसबिहेव नहीं करना। और एक इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए कि किसी को पता ना लगे कि कौन क्या पीछे से है, हमारे यूनिफॉर्म तमाम पेशेंट्स के लिए सेम है। और नर्सेस, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स को ये इस बात की नॉलेज नहीं होती है कि ये मरीज़ जौन से हैं ये किस तरह से इलाज करवा रहे हैं। ये हमारी मैनेजमेंट और हम लोग पीछे से इस चीज़ को मैनेज करते हैं। ठीक है। और किसी किस्म की जो बिलो द लाइन, आप बिलो द बेल्ट जो रवैया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, शहर में QF, NST और SMP यहाँ पे लिखा है जी, ये कैंपसेस हैं। बिस्तर इनमें कितने हैं और किस तरह से ये काम कर रहे हैं? QF, NST एंड SMP कैंपस हमारा जुबली टाउन लाहौर में है। अच्छा। जो कि बहरिया टाउन से थोड़ा सा पहले आता है वाकई। यहाँ पे ये टोटल हॉस्पिटल 600 बेड्स पे मुश्तमिल है। ठीक है। इसकी फेज़ वाइज ओपनिंग होगी। अभी जनवरी एंड के ऊपर 100 बेड्स हम ओपन कर देंगे। उसके साथ हम 2 सर्जिकल वार्ड्स, 2 ऑपरेशन थिएटर्स करेंगे ओपन, और सबसे बढ़कर इमरजेंसी ओपन हो जाएगी। अभी हम लोग डे केयर दे रहे हैं, अभी हमारे सिर्फ 35 बेड्स चल रहे हैं। सही।
लेकिन वंस ये जो इस वाले मंथ के एंड पे जो हमारी इनॉग्रेशन होने जा रही है, उसके बाद हम नाइट से भी मरीज़ों का शुरू कर देंगे। रेडियोलॉजी सर्विसेज भी हमारी मौजूद है, OPD सर्विसेज भी मौजूद हैं। OPD सर्विसेज के अंदर इस वक्त हम लोग इंटरनल मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन और पीड्स को का ट्रीटमेंट सप्लाई मुहैया कर रहे हैं। जब ये इनॉग्रेशन हो जाएगी तो इसके अंदर ऑर्थोपेडिक भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते चलते 2025 के अंदर तमाम 600 बेड्स और तमाम डिपार्टमेंट्स जिसके अंदर हार्ट, बच्चों का कैंसर, जिगर के अमराज और जितने टर्शरी केयर के अंदर डेंटल, आपका ENT, सब उस वक्त तक फेजेस में ये आता जाएगा। छत तले तमाम तिबी सहूलियात सब मिलेंगी की जाएंगी और सब स्टेट ऑफ द आर्ट होंगी। सही। अच्छा जी, ये भी बताएगा पेपरलेस का वर्ड यूज़ किया गया है, इससे मुराद क्या है? हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक पेपरलेस एनवायरनमेंट को बेसिकली इनकरेज किया जाता है, जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई पर्ची या किसी किस्म की कोई कागज़ के ऊपर तशखीस मरीज़ को नहीं दी जाती है। अच्छा। क्योंकि मेडिसिन भी हमारे अपने हॉस्पिटल से मिलनी होती है। डॉक्टर ने एक मरीज़ को चेक किया, उन्होंने उसकी रिपोर्ट को सिस्टम पे अपलोड कर देना है। वो रिपोर्ट हॉस्पिटल के तमाम डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकते हैं और इसी तरह से ये सिलसिला चलता है। किसी को हम लोग किसी पेपर उसके ऊपर लिख के कभी आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। अगर किसी मरीज़ ने कोई दवाई लेनी है, वो फार्मेसी पे जाके अपना एक कार्ड होता है, वो कार्ड शो करेंगे, उस कार्ड का नंबर पंच इन करेंगे, फार्मेसी के ऊपर डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेड मेडिसिन आ जाएंगी उसकी। सही। और वो भी जी बिल्कुल टोटल मुफ्त। सही, ये तो बहुत और वो उनको अच्छा जी, हॉस्पिटल का टोटल बजट कितना होता है? लाहौर वाला जौन सा हमारा हॉस्पिटल है, ये तकरीबन 14 से 15 बिलियन पे है और अरब पे, और माशाल्लाह से जो कराची वाला प्रोजेक्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 30+ बिलियन पे जा रहा है। अच्छा जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा बजट है और फिर उस तरह से लोगों को आप मुफ्त इलाज भी फराहम कर रहे हैं। दो तरह के लोग होते हैं, हमने उनकी बात कर ली जिन्होंने मुफ्त इलाज कराना है, वो लोग भी हैं मुखय्यर हजरात जो कि इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो कि आपकी स्नेकी का हिस्सा बनना चाहते हैं। किस तरह से वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? हमारे एक तो टोल फ्री नंबर्स अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे तमाम तर अकाउंट नंबर्स अवेलेबल हैं। आपने अपनी डोनेशन जमा करवानी है, आप हमारी वेबसाइट से जो कि है अवेलेबल है, नीचे आपको उसका कोई टिकर वगैरह भी मिल जाएगा, आप उसको लॉगिन करें, आप हमारे अकाउंट नंबर्स लें, आप डायरेक्ट अपने अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र करें, आपकी एहतियात हमारे पास रजिस्टर हो जाएंगी। उसके बाद आपको हमारी तरफ से एक अदद कंप्यूटराइज्ड रिसीट आपके प्रोवाइडेड एड्रेस के ऊपर भिजवा दी जाएगी, जो कि प्रूफ होगा इस चीज़ का कि आपने अपनी एहतियात, सदकात, ज़कात जो भी दी है वो आपको इसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। और इसके अलावा हमारे ऑफिस से हम लोग हॉस्पिटल के अंदर हमारा CRD कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मौजूद है। हमारे कराची हॉस्पिटल में भी मौजूद है, लाहौर हॉस्पिटल में भी मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी डोनेशन आपके घर से, आपके डोर स्टेप से पिक करवा के आपको रिसीट आपके डोर स्टेप पे डिलीवर करवाते हैं। सही। आपको मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट किया जाता है। बहुत सारे हज़रात होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, जो बैंक नहीं जा सकते, तो उनके लिए फिर हम लोग ये सर्विसेज डोर स्टेप पे प्रोवाइड करते हैं। उनसे जाके चेक ले लिया, चेक लेके अकाउंट में जमा करवाया, उसकी रिसीट जौन सी है वो उनके घर पे वापस पहुंचा दी। तो इस प्रोसेस को, तमाम प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जाता है CRD की तरफ से, जो कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। आप हमारे किसी भी ऑफिसर से किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग डोनेशन देते हैं उन लोगों का मकसद ये भी होता है कि देखें कि आया शफाफ अंदाज में या जिस मकसद के लिए वो पैसे दे रहे हैं उस पर खर्च हो रहे हैं नहीं। शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जाता है? हमारे तमाम सालों के जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ठीक, पब्लिक हैं। कभी किसी साल में हमारा कोई ऑडिटेड अकाउंट्स की जौन सी है प्रिंटिंग या उसकी जो वेबसाइट के ऊपर इशाअत है वो रुकी नहीं है। इंडस हॉस्पिटल अल्लाह का बहुत फजल है, इस वक्त पाकिस्तान की उन चंद नॉन प्रॉफिट्स में से है जिनके बारे में कोई किसी किस्म का तासुर ऐसा नहीं है कि इनके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बेजलमेंट है। माशाल्लाह से हमें हर साल कोई ना कोई अवार्ड हमारी ट्रांसपेरेंसी पे ही मिल रहा होता है और हमारे जो से अकाउंट्स हैं उनको डबल चेक किया जा रहा होता है, बार बार फाइनेंस की तरफ से भी और ऑडिट की तरफ से भी चेक किया जा रहा होता है कि किसी किस्म का उसके अंदर कोई ख़राबी पैदा ना हो रही हो। तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोग माशाल्लाह से वन ऑफ दोज ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुकूमत भी कुछ सपोर्ट करती? हुकूमत हमें कराची वाले हॉस्पिटल के लिए सपोर्ट करती है। इसके अलावा हम लोग गवर्नमेंट के कुछ ये तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं वो चलाते हैं, उनके लिए हमें फ़ंड्स गवर्नमेंट मुहैया करती है, उसके लिए गवर्नमेंट ही हमें तमाम फ़ंड्स देती है। जो गैप आता है वो हम अपनी फ़ंड रेजिंग के ज़रिए पूरा करते हैं।
तो गवर्नमेंट की सपोर्ट जी बिल्कुल मौजूद है हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि मौजूद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर गैप हमें फंड रेजिंग से पूरा करना पड़ता है। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। वो लोग जो कि सकत नहीं रखते इलाज कराने की, मुफ्त इलाज फराहम कर रहा है इंडस हॉस्पिटल, क्या प्रोटोकॉल है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया। मैसेज जाते जाते क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही है जी कि हमें हमारे डोनर्स फ्रेटर्निटी की मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमें www.tih.org.pk हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे लॉगिन करें, डोनेट नाउ पे क्लिक करें और इस कार खैर के अंदर अपना हिस्सा डालें, क्योंकि इस वक्त हमारे जैसे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, लोग सिर्फ इस वजह से अस्पताल नहीं आते कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं इलाज कराने के। और ये आपके पास ये अच्छा मौका है। इसी नोट पे मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करते हैं आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं, एक नई तालीमी पॉलिसी लेकर आई जा रही है। हम वैसे कहते हैं जी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट वाकई आपके बच्चों के हक में बेहतर होते हैं और कुछ में हम देखते हैं रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आते। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए जो है भारी बस्तों से निजात के लिए ये नई पॉलिसी लेकर आई जा रही है। महकमा तालीम ने लाइटर बैग ब्राइटर स्टूडेंट पॉलिसी मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया है। अब ये लाइटर बैग ब्राइटर स्टूडेंट पॉलिसी है क्या? किताब से क्या बच्चे को दूर किया जा रहा है? क्या वो इम्पैक्ट जो एक किताब देती है बगैर किताब के आ सकेगा? एक्चुअली इस पॉलिसी के खदोखाल क्या हैं? किस तरह से बच्चों को जो है वो क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा? घर का काम किस तरह से दिया जाएगा? क्या बिल्कुल ही किताब को एलिमिनेट कर दिया जाएगा? बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के जहन में भी होंगी, सवालात होंगे, बहुत सारे सवालात मेरे पास भी हैं। हमारी मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे हम जान लेंगे कि क्या ये तरीक़ेकार जो ये पॉलिसी जो अपनाई जा रही है ये बच्चों के लिए किस तरह से बेहतर होगी और क्या ये है पॉलिसी, इसकी डिटेल्स क्या है, ये हम जान लेते हैं। मदिहा ज़की ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। सबसे पहले तो बताइएगा पॉलिसी है क्या ये? ना ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है इस सेंस में कि ये बच्चों पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली है। कैसे? आपको पता है कि सबसे पहले तो जब हम बच्चे को एक भारी बैग पकड़ा देते हैं तो वो उसके लिए फिजिकल ग्रोथ के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। हमारी एक स्पाइन है, वो एक लिमिटेड वेट जो है बर्दाश्त कर सकती है। ख़ासतौर पे बच्चे की स्पाइन जो है अगर हम उसके ऊपर वेट ऐड ऑन करें तो वो स्पाइन उस तरह से एक तो अपनी पोजीशन नहीं रख सकती, प्लस उसकी ग्रोथ इफेक्ट होती है। ये तो इसका एक ओवरऑल एक इम्पैक्ट था जो मैंने डिस्कस किया। लेकिन इसके ओवरऑल होलिस्टिकली अगर हम इसको देखें तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या और बेसिकली ये पॉलिसी वर्क कैसे करेगी। अभी भी ये पॉलिसी जो है प्राइवेट स्कूल समहाउ इसको फॉलो कर रहे हैं। ये पॉलिसी है क्या कि इसमें आपने बच्चे को एक तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कह दिया कि आपने ये किताब लेकर आनी है। फॉर इंस्टेंस अगर आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं तो आपके 7 होंगे या 6 होंगे और बाकी के रेस्ट यू हैव टू कीप एट योर होम। तो वो बच्चा अपना बैग ही वैसे सेट करता है जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड हैं। लेकिन इस पॉलिसी में स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट है या जो बाकी के स्कूल अच्छा मदीहा, मतलब मैं कुछ अपने टाइम के साथ अगर रिलेट करूँ, बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा कि हर रोज़ बच्चे को अकॉर्डिंग टू कि अब उसने कल क्या पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग बैग सेट करना पड़ेगा? बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। कुछ चीज़ अगर मिस हो जाए तो वैसे क्लास में इशू हो जाएगा। राइट, वेरी राइट। लेकिन ना अगर मैं एज अ पेरेंट इसका जवाब दूं, अगर बच्चे को पता है कि कल साइंस की क्लास नहीं होनी और उसने एक टेस्ट देना था, वो बड़ा खुश होगा, मामा कल तो इसका पीरियड ही नहीं है ना, सो आई एम नॉट, या 2 डेज़ बाद इसका अब आएगा तो मैं इसका काम कल कर लूँगा या मुझे ब्रेक मिल जाएगी। तो वो अपना स्पेसिफिकली उस टास्क को फोकस करता है जिसको मैंने कल लेके जाना है। ये तो मैं आपको एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि वो फोकस्ड काम करता है। बिसाइड्स अना जैसे हम सब इवॉल्व हो रहे हैं, मैं और आप अगर अपने आप को रिकॉल करें तो उसके लिहाज से चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। बिल्कुल। अब बच्चे रिस्पॉन्सिबल होते हैं रादर। मैंने देखा है कि उनको खुद से पता होता है जब बच्चे पे आप जिम्मेदारी डालते हैं कि तुमने ये करना है। अब वो अगर भूलेगा तो ऑब्वियसली कल टीचर उस पूछेगी तो वो उसके लिए अकाउंटेबल हो जाएगा। बच्चों की 2 कैटेगरीज है, कुछ बच्चे इग्नोर करते हैं पता होने के बावजूद, कॉपीज मिस करके चले जाते हैं कि नहीं होगी नहीं काम करना पड़ेगा।
वहाँ पे पेरेंट्स बेचारों को ज़्यादा जो एक्टिव रहना पड़ेगा बच्चों को लेकर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन इसका भी एक हल है, उसमें यह है कि दे आर गोइंग टू रिटेन बुक्स एंड कॉपीज इन द स्कूल्स। स्कूल्स में शेल्फ्स बन गए हैं, रैक्स बन गए, जहाँ वो कॉपीज़ को और बुक्स को स्टैक कर दिया करेंगे। अब ये नहीं है कि रोज़ वो कॉपी लेके जा रहे हैं जिसका होमवर्क नहीं भी है सपोज, जिसको आज शायद उसने घर जाके नहीं भी टच करना, लेकिन इन एनी केस चूँकि वो उसकी बिलोंगिंग है और उसने बैग में डाल के उसको ड्रैग करना ही करना है। और आपने देखा कहीं कहीं तो डबल स्टोरी स्कूल्स हैं, ट्रिपल स्टोरी स्कूल्स भी हैं, बड़े बड़े ह्यूज ग्राउंड्स हैं जिसमें बच्चों ने ट्रैवल करना है और वो अननेसेसरी वो सारा कुछ अपने साथ कैरी अवे कर रहे होते हैं। तो इसके लिहाज से ये है कि वो सारी स्टैकिंग हो जाएगी। इस स्टैकिंग का मैंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये देखा है कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसको होता है कि अच्छा ये बुक मैं अपनी रख दूँ, अदरवाइज कल जब सब बच्चों को बुक मिलेगी तो आई वॉन्ट बी हैविंग इट। तो बच्चे इससे बहुत जिम्मेदार हो जाएंगे। और अना जब भी आप किसी भी प्रोसेस को ईज आउट करते हैं ना, उसको कंफर्टेबल करते हैं, तो मैंने देखा है बच्चे हों या बड़े, वो उसको ज़्यादा उसमें दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं, वो कामयाब हो जाता है समहाउ। तो इसके लिहाज से दिस इज गोइंग टू वर्क। इसके लिहाज से थोड़ी जो छोटी क्लास की टीचर्स हैं, जैसे क्लास 1 की टीचर्स की अगर मैं आपको मिसाल दूँ, हाँ वहाँ उनको ज़्यादा अब जिम्मेदार होना पड़ेगा। उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि अब उनका स्टैक अगर 40 की क्लास थी, 30 की, 10 की, जो भी थी, वो नंबर आ गया है मेरे पास, क्या एब्सेंट बच्चे की बुक बाय मिस्टेक किसी के पास तो नहीं चली गई। अब उनके लिए थोड़ा सा ये जरा काम ज़्यादा। अच्छा, इस पॉलिसी को नाम दिया गया लाइटर बैग ब्राइटर स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसे ब्राइट हो जाएगा? मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ। जब तक मैं मैट्रिक में थी, मुझे याद है मैं पूरी रात पढ़ती रहती थी और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी क्योंकि इतनी सारी किताबें होती थी मेरे पास, इंग्लिश, उर्दू में हर सब्जेक्ट जो था वो कंपलसरी था। जब मैं मास्टर्स में आई तो मैंने गोल्ड मेडल ले लिया और मुझे लगता है कि वो मैंने ज़रा आराम से ले लिया। हालांकि अगर आप मास्टर्स में मैं अपने आप को रिकॉल करूँ तो 2 कॉपीज़ बैग्स, जो भी एक लाइट सा बैग होता था, 2 बुक्स मेरे हाथ में होती थी, बाकी लाइब्रेरी से मैं कंसल्ट करती थी और पढ़ती थी। जहाँ आप मुशक्क़त को, आप अपनी एनर्जीज को प्रोडक्टिविटी की तरफ लगा देंगे ना, रिजल्ट्स आर ऑलवेज देयर। एग्जैक्टली। अब हमने बच्चे की एनर्जी जो है ना फोकस कर दी है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ जाती है ना, हमारे बच्चों का माइंडसेट उस तरह से डेवलप नहीं हुआ हुआ। एक वो जो शुरू से सिस्टम चलता आ रहा है उसको एकदम अगर आप चेंज कर देंगे तो रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये हम पे डिपेंड करता है। जब हम बच्चों को इसको किसी भी चीज़ के लिए फैसिनेट करते हैं, स्पेशली क्लास 1 से 5 तक, मेरा एक्सपीरियंस है ये होली सोली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने इसको बहुत अच्छे एक्सप्लेन करके, जैसे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। बेशक वो तो हर एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। यहाँ तक कि अगर हमने बच्चों को ये कहना है कि आपने बुक्स रखनी चाहिए, नहीं कि दर वो सब चले गए और पता चले कि क्लास में क्योस रोज़ है, क्योस हो रहा है, नहीं, अब उसको ये बताना है कि फर्स्ट रो प्लीज़, पहली रो आ गई, या उसको इंचार्जेस बनाने, दोज हु आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट। ये जो पॉलिसी है ये हमें एक रोल में हेल्प नहीं कर रही कि हम बच्चों का ना सिर्फ बैग लाइट करें, हम उनका फोकस टूवर्ड स्टडीज़, उनकी एनर्जीज प्रोडक्टिविटी की तरफ लगा रहे हैं, बल्कि हम उनमें उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करें, उनको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। उनको अभी से, आपको पता है कि बच्चे को ये कहते हो ना ये तुम्हारी टेबल है, वो कभी उस पर स्क्रिबिंग नहीं करता, मैंने देखा है वो कभी अपना फर्नीचर डैमेज नहीं करता। आप उसको ओनरशिप जिस चीज़ की भी दें, वो बच्चा जो है उसकी होल हार्टेडली हिफाजत करता है। तो ये ओवरऑल बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा होने वाला है। सही। तो मुझे बताइएगा इसको हम फिर किस तरह से बच्चों को क्लासरूम में लेकर चलेंगे? क्या आपकी कोर्स आउटलाइन सिर्फ शेयर की जाएंगी स्टूडेंट्स के साथ? अगर वो घर बुक्स नहीं लेके जाते हैं, स्कूल्स में ही छोड़ के जाते हैं, फिर आपने घर जाके जो पढ़ाई करनी है वो स्टूडेंट्स किस तरह से करेंगे? जी अना, इसका एक स्पेसिफिक टाइम टेबल जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसमें सिर्फ होमवर्क्स जो हैं उसके बारे में टीचर्स को इंटीमेट कर दिया जाता है, एक स्केड्यूल दे दिया जाता है कि वो ओवरलैप मत करें। अगर इंग्लिश का होमवर्क जिस दिन मेंशन है उस दिन वो इंश्योर करेगी कि वो इंग्लिश का स्टैक बच्चों के साथ दे दें। 2 या 3 स्टैक्स जितने भी स्केड्यूल्ड होंगे वो मेक श्योर करेगी सिर्फ उतने स्टैक्स बच्चों के साथ जा रहे हैं, बाकी सारे उसके पास रिटेन करें इन द स्कूल। अगर बच्चों को आप इस तरह के होमवर्क्स दें, और समटाइम्स होमवर्क के लिए कॉपीज़ और बुक्स की ज़रूरत ही नहीं होती, अब जिस तरह से एजुकेशन के प्रोसेस ने इवॉल्व किया, बहुत सारा होमवर्क हम इंटरनेट का रिसर्च वर्क दे देते हैं। अब नॉर्मली उसकी में आपको बुक की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि बुक की जो इन्फॉर्मेशन होती है, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन जो होती है, अलॉन्ग विद एवरीडे लाइफ, टीचर ने एक्सप्लेन कर दी, पूरा उसको एक्सप्लेन कर दिया कि दिस, अब वो घर जाके उस पर रिसर्च करके आएगा और अगले दिन फिर से टीचर उससे प्रोग्रेशन में आगे पढ़ाना शुरू कर देगी और रिटन टास्क वो अपनी सुपरविजन में करा लेगी, जो कि हमारा एक नॉर्मल रिचुअल है। अगर आपने बच्चों को, आपको पता है आप इतने फ्रीक्वेंट होमवर्क्स नहीं दे सकते, हम लोग तो ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत मॉनिटर करते हैं। टीचर को पता है कि अब मैं बच्चे को 6 दिन होमवर्क नहीं दे सकती, या मैं उसको बड़ा काम नहीं दे सकती। यकीन करें ना, वो इंश्योर करेगी कि मेरे बच्चे को सब कुछ आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो टीचर उसकी रिजल्ट की जिम्मेदार। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्राइट स्टूडेंट के लिए कुछ गाइडलाइन बताई, पेरेंट्स भी उनको फॉलो करें, टीचर्स भी उनको फॉलो करें,
आप माशाल्लाह से हेड कर रही हैं बहुत सारी चीज़ों को, कुछ टीचर्स के लिए गाइडलाइन और कुछ पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन चाहिए। इनकरेजमेंट, यकीन करें मैंने इनकरेजमेंट से बहुत से लोगों को बदलते देखा है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को जिसके बारे में हम सुनने में आता था ये लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, क्या बनेगा, ये हो जाएगा, मेरी अपनी मिसाल है। आई वॉज इनकरेज बाय वन ऑफ माई टीचर एंड आई जस्ट डिड मिरेकल्स इन माई लाइफ। आप अपने बच्चे को बहुत मोटिवेट करें, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में तो अच्छा है, उसको वहाँ से पकड़ें। और ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हो, वो बच्चे में बहुत सी और खूबियाँ होती हैं, उसको इनकरेज करें। मैं नहीं मानती कि दुनिया का कोई भी बच्चा उसके मसले को समझें। जैसा फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक बच्चा था क्लास 5 में, वो लिख पढ़ इतना नहीं प्रॉपर सक रहा था। जब हमने उसको प्रोब किया तो हमें पता चला उसको तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं, उसकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं। हमने उसकी बुक्स वगैरह मैंने सब ख़त्म करा दी। मैंने कहा सबसे पहले इसकी रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करो, बाद में हिस्ट्री, उर्दू, इस्लामियात, वट एवर इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड ही कैन डू इट। सो इनकरेज करें, उस बच्चे का साथ दें और उसे कभी भी ये फील मत होने दें कि वो उससे अलग है। ये टूल है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपने शेयर किया और मेरे ख्याल से बार बार बच्चों को ये कहना कि ये नहीं कर सकेगा, बच्चों को जितना मोटिवेट करेंगे, जितना इनकरेज करेंगे, बच्चे उतने ही वो जो आप रिजल्ट्स चाह रहे हैं उनकी तरफ जाते जाएंगे। थैंक यू सो मच मदीहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो आप इंतजार कीजिए, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपने सेगमेंट, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। मार्केट में मौजूद है फरीहा, ओवर टू यू फरीहा। जी, बढ़ती हुई महंगाई में जहाँ पे मुल्क में हर चीज़ महंगी होती जा रही है, वहाँ पे सब्जियों की जो कीमतें हैं उसमें भी मुसलसल इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। सब्जियों की कीमतें जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है। इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज़ मसालों की, जिसके बगैर कोई भी खाना बनना मुमकिन नहीं है। तो जो प्याज की सरकारी रेट है वो 35 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में जो प्याज है वो 40 से 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर का जो सरकारी रेट है वो 53 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 60 से 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन देसी सरकारी रेट 190 है, लेकिन ओपन मार्केट में 220 से 230 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना का जो है उसका सरकारी रेट 280 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन ओपन मार्केट में जो चाइना का अदरक है वो 300 से 350 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च सरकारी रेट 114 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 125 तक फ़रोख्त हो रही है। और इसी तरह अगर हम बात करें कुछ मौसमी सब्जियों के हवाले से, तो उनकी भी जो कीमतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। जो आलू का सरकारी रेट है वो 33 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन ओपन मार्केट में 40 से 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मेथी सरकारी रेट 42 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 50 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन सरकारी रेट 47 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 60 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। घिया कद्दू सरकारी रेट 99 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 120 से 125 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। साग जो है उसका सरकारी रेट 42 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में जो साग है वो 50 से 52 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। करेले सरकारी रेट 140, लेकिन ओपन मार्केट में 150 से 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। पालक सरकारी रेट 30 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में जो है पालक 40 से 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जिससे जो शहरी हैं वो शदीद परेशान है। उनका कहना है कि जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और सरकारी निखनामों पे भी यहाँ पे बाज़ार में कोई अमल दरामद होता नहीं दिखाई दे रहा। जो मतवस्त तबका है वो इससे शदीद मुतासिर है, क्योंकि चिकन और मटन की जो रेट है वो पहले ही बहुत ज़्यादा थे और अब सब्जियों की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ती नज़र आ रही है, जिससे गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। जी ठीक है जी, सब्जियों की कीमतें बता दी हमें। हमारे साथ फरीहा मौजूद थी। मैं चलती हूँ मीट रेट्स की तरफ। ज़ैनत शॉप के रेट मेरे पास हैं। बीफ पर केजी आपको मिलेगा 600 रुपये में, और इसके साथ अगर आपने खरीदना है बीफ मिन 785, 785 रुपये किलो। मटन पर केजी 1580 और मटन मिन 1700 रुपये। चिकन के रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 184 रुपये। इसका बना हुआ गोश्त 267 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं। तो ये तो थी हमारे पास रेट लिस्ट, आपको बता दी। आपके लिए अब आसानी हो जाएगी, जो आपने बनाना होगा घर में आपको तमाम चीज़ों के रेट्स पता चल गए हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन मुझे जाना है क्लोजिंग की तरफ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर नए मेहमानों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।